अब हम बात करेंगे बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट की। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट भी चर्चा में रहती है और वहां के समीकरण भी काफी दिलचस्प माने जाते हैं। वाल्मीकि नगर सीट की अगर बात की जाए तो वो पश्चिमी चंपारण जिले में आता है और वाल्मीकि नगर लोकसभा के एक विधानसभा सीटों में से एक है और फिलहाल वहां जेडीयू के विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह वहां काबिज हैं। और अब वहां के समीकरण क्या होंगे, वहां चुनावी तैयारियां क्या कुछ हैं, ये तमाम चीजें समझने के लिए हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी से। राकेश जी, वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट को अगर आप देखिए तो इसका गठन जो है 2008-9 परिसीमन जो हुआ उसके अनुसार किया गया और 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। और जो एक कॉमन फीचर अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह और राजेश सिंह के बीच इन तीनों चुनावों में हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार इन दोनों के बीच मुकाबला होगा, क्योंकि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, सेकंड फेज में वाल्मीकि नगर में इलेक्शन है, तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ से प्रत्याशी तय हो गए हैं, ऐसा लगता है। उनके नामों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रत्याशी जो है वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे मुख्य दलों से, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर जब विधानसभा अस्तित्व में आया उससे पहले ये धनहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और धनहा में जो है जो 14 चुनाव वहां पर हुए हैं धनहा विधानसभा में, वहां आप देखिएगा कि कांग्रेस का दबदबा जो है वो दिखता था। 6 बार जो है कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव जीती थी और फिर जो है पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, आरजेडी, लोकदल, समता पार्टी, बीएसपी और निर्दलीय भी यहां से चुनाव जीते थे। पीएसपी आरजेडी को 2-2 बार और बाकियों को एक बार यहां पर कामयाबी मिली थी। लेकिन जब आप वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर जो कुछ चीजें दिखती हैं, एक तो मैंने राइवलरी की बात की धीरेन्द्र प्रताप सिंह और राजेश सिंह के बीच में। इसके अलावा यहां पर ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वाल्मीकि नगर में देखने को मिलती रही है। अब इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में बसपा का भी एक इंपैक्ट है और उसका भी अपना एक मत प्रतिशत है जो कि उसको हर बार जो है वो आता है और वो मत प्रतिशत अच्छा है, 6-7%, 8% के आसपास का है। तो वो भी परिणाम पर असर डालता है वाल्मीकि नगर में और यही वजह है कि जब ये धनहा विधानसभा क्षेत्र था तो बीएसपी को यहां से एक बार कामयाबी भी मिली थी। यहां पर अगर आप आखिरी 3 चुनाव की बात कीजिए तो साल 2010 में राजेश सिंह जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वो तब 14,611 वोटों से चुनाव जीते थे, सिर्फ 29.5% वोट लाकर। ऐसा क्यों? क्योंकि तब फाइट मल्टी कॉर्नर हुई थी। दूसरे स्थान पर आरजेडी के मुकेश कुशवाहा थे 19.22%। तीसरे स्थान पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि अभी विधायक हैं वो रहे थे, तब वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 14.5% वोट। और चौथे स्थान पर कांग्रेस रही थी, उनको 12.35% वोट मिले थे। लेकिन 2015 में जो है परिस्थितियां बदली बिहार की और तब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक अम्ब्रेला के नीचे चुनाव लड़ रहे थे और यहां से लड़ने के लिए सीट कांग्रेस को दे दी गई। तो यहां पर क्या हुआ कि जो राजेश सिंह सिटिंग विधायक थे वो यहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए, क्योंकि वो जेडीयू के विधायक थे तो वो वहां चुनाव पे उतर गए। इन सब के बीच धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि उस वक्त तक बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, जब उन्होंने देखा कि एनडीए गठबंधन में ये सीट उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को जा रही है
तो वो निर्दलीय ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर गए। और जो महागठबंधन है उसने यहां से कांग्रेस को सीट दी, इरशाद हुसैन यहां से प्रत्याशी बने। और यहां पर क्या होता है कि एक मुकाबला चतुष्कोणीय बल्कि 5 कोणों में खुलता है, एक मल्टी कॉर्नर फाइट होती है और उसमें जीत मिलती है धीरेन्द्र प्रताप सिंह को, जो कि बीजेपी के बागी थे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। 36.17% वोट उनको आता है। 33,580 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं 2015 में, जब महागठबंधन की लहर चल रही थी। और महागठबंधन प्रत्याशी को सिर्फ 18% वोट आते हैं। जो आरएलएसपी एनडीए के प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर थे और राजेश सिंह जो है वो आपको चौथे स्थान पर रहे और बीएसपी को फिर से 6% वोट आया, वो 5वें स्थान पर रही। 2020 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे तो राजेश सिंह ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरे। जाप लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी से सुमंत कुमार यहां पर चुनावी मैदान में थे, तो बीएसपी से वैद्यनाथ प्रसाद, फिर से एक चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ जिसमें धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है वो 21,585 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे और राजेश सिंह कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। दिलचस्प था जाप लोकतांत्रिक के प्रत्याशी सुमंत कुमार, उनको 18,409 वोट आए, तो ये एक दिलचस्प पहलू था। बीएसपी को 7.42% जो है वो वोट मिले। अब अगर आप देखिए कि इस बार क्या हो सकता है, तो आप देखते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो जेडीयू के प्रत्याशी सुनील कुशवाहा को यहां पर 48.2% वोट मिले हैं और वो 26,829 वोटों से लीड करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहां पर ऑलमोस्ट लगता है कि प्रत्याशी तय हैं। अब तय कैसे हैं? क्या धीरेन्द्र प्रताप सिंह राजेश सिंह की राइवलरी देखने को मिलेगी? इसकी संभावना इस बार कम है, मतलब ये ट्रेंड बदलने जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या कि राजेश सिंह जो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, जब जेडीयू और बीजेपी अलग अलग रास्ते पर चल दिए, महागठबंधन बन गया, उस वक्त उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो इधर फिर से वापस जेडीयू बीजेपी एक हो गया। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे? तो उनके सोशल मीडिया को आप खंगाले तो देखते हैं कि अभी भी वो बीजेपी में हैं और यहां पर नीतीश कुमार धीरेन्द्र प्रताप सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। तो एक जो तरफ है वो तय है कि जेडीयू से यहां धीरेन्द्र प्रताप सिंह प्रत्याशी होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। ऐसे में राजेश सिंह को किसी और विधानसभा में शिफ्ट किया जा सकता है। लौरिया विधानसभा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर मैंने उनके कुछ बैनर्स देखे, उसमें लौरिया विधानसभा लिखा हुआ है। लेकिन दिलचस्प यह है कि लौरिया से बीजेपी के विनय बिहारी, भोजपुरी फिल्मों के गीतकार, वो जीतते रहे हैं पिछले 3 बार से, तो क्या उनका टिकट कटेगा? खैर ये लौरिया की बात हो गई, लेकिन यहां पर यह तय हो गया। तो अब सवाल उठता है कि महागठबंधन से कौन? अब तक पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि चूंकि 3 बार से कांग्रेस हार रही थी और उसका प्रदर्शन अनुकूल नहीं रहा था, तो ऐसे में लगता है कि इस बार आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है। और आरजेडी से प्रत्याशी कौन? तो पिछली बार जाप लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़े सुमंत कुमार का नाम सामने आ रहा है। तो एक तरह से आप देखें तो मुकाबला फिक्स है कि मुकाबला होगा किन 2 नामों के बीच? धीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम सुमंत कुमार, ऐसा अभी दिखता है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन से, और भी कई दावेदार हैं। अगर आप देखें तो सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो उनकी भी दावेदारी यहां बनती है। मुकेश कुशवाहा हैं, उनकी भी दावेदारी बनती है। लेकिन लग यही रहा है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह और सुमंत कुमार के बीच वाल्मीकि नगर में मुकाबला होगा।
अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर एससी वोटर्स 14.7% हैं, एसटी 18.93% हैं, जिसमें थारू जनजाति सर्वाधिक है। और आपको बता दूं कि जो आपको वाल्मीकि नगर है, रामनगर है, सिकटा है, यहां पर थारू जनजाति निर्णायक होते हैं। जिसकी तरफ चले जाएं जीत उसकी हो जाती है। और चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये एसटी कैटेगरी में आए थे और इनको आरक्षण मिला था, तो इस वजह से ये बीजेपी को वोट करते हैं, पहले ये कांग्रेस को वोट करते थे। लेकिन अगर सुमंत कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो थारू जनजाति का वोट किधर जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और ये आप कह सकते हैं कि इसीलिए आरजेडी ने प्रत्याशी के तौर पर सुमंत कुमार को चुना है कि जो उनका एमओआई का इक्वेशन है उसके अतिरिक्त अगर वो थारू जनजाति से वोट लेकर आते हैं तो वैसी परिस्थिति में वाल्मीकि नगर में चुनाव रोचक होगा, क्योंकि एक कोण तो बीएसपी बनाएगा ही। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चुनाव वाल्मीकि नगर में बनता चला जा रहा है। तो वाल्मीकि नगर में काफी दिलचस्प समीकरण है और महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ क्या तीसरी ताकत, क्या तीसरा कोण वहां बना पाने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और लेकिन इसके लिए फिलहाल चुनाव की घोषणा के बाद भी अब हमें प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार करना होगा।